क्या आपने दुनिया के नक्शे पे कभी अफ्रीका को देखा है? इतने हीरे जवाहरात के पूरी दुनिया की आंखें चमक उठे। जमीन इतनी जरखेज कि अनाज पूरी दुनिया में बांटा जा सकता है, लेकिन इसके बावजूद वो इतना गरीब क्यों? ये कोई कुदरत की मार नहीं, ये साम्राज्यत का किस्सा है। आज की वीडियो में हम अफ्रीका की खून से लिखी गई कहानी को सुनाएंगे, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। साम्राज्यत, जिसे अंग्रेजी में इंपेरियलिज्म कहते हैं, ये आखिर क्या चीज है और ये काम कैसे करती है? साम्राज्यत दरअसल एक ताकत का जादू है जो कि फकत बंदूक, तोप या असले की बिना पे नहीं खेला जाता। एक ऐसा खेल है जिसमें कोई ताकतवर मुल्क किसी कमजोर मुल्क पर फकत कब्जा नहीं करता, बल्कि उसको अपनी गुलामी का कायल कर देता है। इसके दरअसल 3 मरहले होते हैं। सबसे पहले माशी कब्जा, दूसरे नंबर पर सियासी कब्जा और तीसरे नंबर पर सकाफती गुलामी। ये 3 ऐसी चीजें हैं जिसकी बिना पर साम्राज्यत वार करती है। एडवर्ड अपनी किताब में लिखते हैं कि साम्राज्यत सिर्फ जमीन का कब्जा नहीं होता, ये जहन का कब्जा होता है। अब अफ्रीका का किस्सा शुरू होता है 1884 से, जब बर्लिन में एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। इस कॉन्फ्रेंस में यूरोपीय ताकतें शामिल थी, जिसमें फ्रांस, जर्मनी, बर्तानिया जैसे बड़े ममालिक शामिल थे, और इसमें अफ्रीका के किसी भी मुल्क से कोई नुमाइंदा नहीं बुलाया गया। लेकिन इस कॉन्फ्रेंस में अफ्रीका की किस्मत लिखी गई। अफ्रीका के मैप पे लकीरें लगने शुरू हो गईं और उस कॉन्टिनेंट को ऐसे बांट दिया गया जैसे कोई खरबूजा हो, जिसे 4 दोस्त मिलकर काट कर बांट दें आपस में। और उसके बाद अफ्रीका का डाउनफॉल शुरू होता है। इस कॉन्फ्रेंस में अफ्रीका को लूटने की पूरी तैयारी हो गई थी और अब अंग्रेज अफ्रीका में तिजारत के बहाने से आना शुरू करते हैं और चंद ही सालों में पूरे अफ्रीका पे कब्जा हो जाता है। और यहाँ से शुरू होता है स्क्रैम्बल ऑफ अफ्रीका। चंद ही सालों बाद अंग्रेज अफ्रीका पहुंच गए तिजारत के बहाने से और कब्जा करना शुरू करते हैं। ये कब्जा उनके लिए बहुत आसान था, जिसकी वजह यह है कि वहाँ के मकामी लोग कबाइल में बटे हुए थे और कबाइल के सरदार एक दूसरे को कम्पीट करने में लगे हुए थे। जिसके अलावा माजी में अफ्रीका बहुत से नेचुरल डिजास्टर का शिकार रहा और इस तरह से वो मेंटली और फिजिकली वीक था। और चंद ही सालों में अंग्रेजों ने अफ्रीका पर कब्जा जमा लिया और यहाँ से खून का खेल शुरू होता है। फिर दौर आता है बेल्जियम के बादशाह लियोपोल्ड II का, जिसने कांगो में तरक्की देने का वादा किया, यानी वहाँ के लोगों को तालीम और वहाँ के लोगों में शऊर देने का ऐलान किया। लेकिन दर हकीकत उसे मौत की फैक्ट्री लगानी थी। वो तारीख का सबसे बड़ा जालिम गुजरा अफ्रीका में। ये वो दौर था जब 1 करोड़ से ज्यादा लोग मारे गए अफ्रीका में। ये वहाँ के मकामी लोगों से रबड़ इकट्ठा करवाता था और जो इस काम में थक जाए या काम करने के काबिल ना हो, उसके हाथ कटवा देता था। ये बच्चों को बेच देता था ताकि वो अपनी माओं को तंग ना करें, और ऐसे लोगों को मरवा देता था जो लोग इसके काम के ना हो। इस जुल्म की कहानी किंग लियोपोल्ड गोस किताब में दर्ज है, जिसमें वहाँ का एक गवाह लिखता है कि यहाँ पे इंसान की कीमत रबड़ से भी कम थी। और इस तरह अफ्रीका ने तारीख के जालिम तरीन बादशाह का सामना किया और अपनी कहानी खून से लिखी। और फिर दौर शुरू होता है ज़हनी गुलामी का, और ये सबसे खतरनाक दौर था। इस दौर में अफ्रीका के लोगों को अपनी ज़बान, रंग, नस्ल और मजहब से शर्मिंदा कर दिया गया और उन्हें बताया गया कि वो ज़माने में महज़ब फ़कत उस तौर पे हो सकते हैं कि वो यूरोप के लोगों की तरह बने। और ये गुलामी हमारे लोगों में भी पाई जाती है। जब गोरे सब कॉन्टिनेंट से चले गए तो ये असर एशिया के लोगों में भी छोड़ गए। आज भी हमारे पास किसी अच्छे तालीम इदारे का तयन करना होता है तो हम देखते हैं कि वहाँ का तालिब इल्म कितनी अच्छी अंग्रेजी बोल सकता है, और यहाँ पे सूट, पेंट और टाई के साथ जो बंदा होता है वही तालीम याफ्ता होता है। यानी ये ज़हनी गुलामी आज भी हमारे अंदर पाई जाती है और ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है। और यही वजह है कि अफ्रीका के बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी ज़बान नहीं पढ़ते, ना अपनी तारीख पढ़ते हैं और अपनी तारीख से अभी तक शर्मिंदा हैं। और अफ्रीका आज भी दुनिया को सोना देता है, लेकिन बदले में आज भी उसे खून मिलता है। अफ्रीका की आज भी ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं जो कि अंग्रेजों के कब्जे में है और उसके ख्वाब आज भी सरहदों में कैद हैं। यहाँ पर सोचने वाली ये बात है कि साम्राज्यत खत्म हो गई है या फकत उसने अपना चेहरा बदला है। अपनी राय कमेंट में ज़रूर दर्ज करें।